1857 की क्रांति को दबा दिया गया था। देश के शहरों और गांवों में कोई खुला विद्रोह दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये मान लेना कि भारत शांत हो गया था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। वास्तव में 1857 के बाद भारत ने लड़ाई का तरीका बदल दिया था। अब संघर्ष तलवार और बंदूक से नहीं, बल्कि विचार, संगठन, कानून और जन चेतना के माध्यम से होने वाला था। अंग्रेज भी ये बात समझ चुके थे कि भारत को केवल सैन्य शक्ति के बल पर लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसी कारण 1857 के तुरंत बाद अंग्रेजी शासन की नीति में बदलाव दिखाई देता है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड की रानी के नाम पर चलाया जाने लगा। वाइसराय की नियुक्ति हुई और रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी की गई। इस घोषणा में ये कहा गया कि भारतीयों के धर्म और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और योग्य भारतीयों को प्रशासन में स्थान दिया जाएगा। लेकिन व्यवहार में ये केवल एक राजनीतिक घोषणा थी। सत्ता, सेना, वित्त और प्रशासनिक निर्णय पूरी तरह अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में ही रहे। ये सुधार नहीं था, बल्कि 1857 के बाद उपजे भय को शांत करने का प्रयास था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन में सीमित रूप से शामिल करने की नीति अपनाई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी नीति का परिणाम था। इसके तहत कुछ भारतीयों को विधान परिषदों में नामांकित किया गया, लेकिन उनकी भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित थी। वे न तो कानून बना सकते थे और न ही सरकार के फैसलों को रोक सकते थे। इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये लोकतंत्र का एक अभ्यास मात्र था। समय के साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी। अंग्रेजी शिक्षा, अदालतों और प्रशासन से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो कानून समझता था और सवाल पूछ सकता था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने इस वर्ग को और अवसर दिया। अब भारतीय प्रतिनिधि बजट पर चर्चा कर सकते थे और सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। यहीं से भारत में संवैधानिक राजनीति की वास्तविक शुरुआत होती है। इसी दौर में दादा भाई नौरोजी जैसे नेता सामने आते हैं, जिन्होंने पहली बार ये वैज्ञानिक ढंग से समझाया कि भारत गरीब क्यों है। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजी जा रही है। यही विचार आगे चलकर ड्रेन थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार मिला। लेकिन 1909 में अंग्रेजों ने एक ऐसा सुधार लागू किया जिसने भारतीय राजनीति को खतरनाक दिशा दे दी। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस सुधार के तहत सीमित निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। अंग्रेजों ने इसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बताया, लेकिन वास्तव में ये डिवाइड एंड रूल नीति को संवैधानिक रूप देने का प्रयास था। यहीं से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी काल में स्थानीय स्वशासन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों में भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को ये अनुभव मिला कि प्रशासन कैसे चलता है, बजट कैसे बनता है और सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे होता है। अंग्रेजों ने सत्ता नहीं दी, लेकिन सत्ता चलाने की ट्रेनिंग अवश्य दे दी। आधुनिक भारत की पंचायत और नगर निकाय व्यवस्था की जड़ें नहीं मिलती हैं। अब यदि हम प्रेस की भूमिका को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेस ने भारत की आज़ादी की नींव मजबूत की। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, द हिंदू जैसे अखबार केवल समाचार पत्र नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के केंद्र थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के माध्यम से जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और ये सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना नागरिक का कर्तव्य है। अंग्रेज सरकार प्रेस की ताकत से डर गई। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सख्त नियंत्रण लगाया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा के अखबारों को छूट दी गई। ये स्पष्ट भेदभाव था। 1910 का प्रेस एक्ट और भी कठोर था, जिसमें जमानत, जब्ती और प्रेस बंद करने के अधिकार सरकार को दे दिए गए। लेकिन जितना दबाया गया, उतनी ही तेज आवाज उठी।
इसी वातावरण में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस संस्था के गठन में A.O. ह्यूम की भूमिका थी, लेकिन इसके पीछे भारतीय नेताओं की आवश्यकता और पहल थी। कांग्रेस का उद्देश्य उस समय अंग्रेजों को हटाना नहीं था, बल्कि भारतीय समस्याओं को संगठित रूप से सरकार के सामने रखना था। 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। समय के साथ कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं उभरने लगी। नरम दल का मानना था कि अंग्रेजों से संवैधानिक तरीकों, याचिकाओं और संवाद के माध्यम से सुधार हासिल किए जा सकते हैं। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इसके प्रमुख नेता थे। दूसरी ओर गरम दल का मानना था कि बिना जन आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार के आज़ादी संभव नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इस धारा के प्रमुख नेता थे। 1905 में 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधा इसका घोषित कारण था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य बंगाल की राष्ट्रवादी शक्ति को तोड़ना और धार्मिक आधार पर विभाजन करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में जबरदस्त जन आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद खुलकर सामने आए और कांग्रेस विभाजित हो गई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे गरम दल की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1911 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसी समय 1911 में ही क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीतिक चेतना का प्रभाव पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग कर चुके थे, लेकिन ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि गांधी किसी सोए हुए देश में नहीं आए थे। वे ऐसे भारत में आए थे जो प्रेस, कांग्रेस, आंदोलनों और राजनीतिक बहसों के माध्यम से पूरी तरह जाग चुका था। गांधी ने आज़ादी आंदोलन की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने एक तैयार आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। 1857 से 1915 तक का ये पूरा कालखंड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार काल था। ये वो समय था जब भारत ने सोचना सीखा, बोलना सीखा, संगठित होना सीखा और संघर्ष के नए रास्ते खोजे। यही कारण है कि जब गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो पूरा देश उनके साथ चलने के लिए तैयार था।